यस मोड ही लेना, जेबे में फंस मत जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, पावर कैलकुलेशन में 1 5 6 13 16 18 24। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए लेते हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इसको। यस सचिन, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कल्याणी को सही समझा रहे हो। मैं वही बोला, जे टर्म भूल जाओ, सीधे याद रखो, मोड वैल्यू ले लो। हर चीज में जे एंगल मत देखो, ठीक है। हमेशा पावर ट्रायंगल, हमेशा एक्टिव पावर एक्स पे लिखते हो तो प्लस वाई पे क्यूएल जाएगा, माइनस वाई पे क्यूसी जाएगा, चाहे कैसा भी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल हो। तो वोल्टेज और करंट का बीच का एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन एक्टिव पावर का एंगल चेंज नहीं होगा रिएक्टिव पावर और इसके अपरेंट पावर के साथ। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। पी क्यू एल और क्यूसी के बीच में जो एंगल है वही रहेगा, अपरेंट पावर का एंगल चेंज हो सकता है वोल्टेज और करंट के हिसाब से। चलिए लिखिए क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन बिलो, इन द सर्किट shown below, if total power supplied by, if total power supplied by, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा। इनपुट वोल्टेज सोर्स, इफ टोटल पावर सप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज सोर्स इज 375 वोल्ट एम्पियर, 375 वोल्ट एम्पियर at 0.8 power factor lag, then the value of L in millihenry will be, ऑप्शन ए। जैसे ही ऑप्शन दे देंगे आप लोग तो मिला ही दोगे। मैं सोचा था पहले ऑप्शन नहीं देता हूँ, निकालो बैठ के। हाँ ऑप्शन नहीं दूंगा, पहले आंसर निकालो, ठीक है। नहीं तो मिलाओगे, मिला के बोलो सर ये कोई ए लिखेगा, कोई बी सी डी सब लिखने लगेंगे अपने में से। ऑप्शन दूंगा ही नहीं। -75 at an angle of 0, L -j 40 ओम, ये 40 ओम, ये 20 ओम। निकालिए। GOC 17 होगा ना, एक बार चेक करना। 16 तो कल करा दिया हूँ, 15 और 16। GOC 17 है ना, देखो 17 ही है ना। बताओ, 17 होगा, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कीजिए।
संतोष कुमार 92.3 मिली हेनरी। चेक करो एक बार। विशाल 1.35 चेक करो। मेरा तो कुछ और आ रहा है, ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। एक बार चेक करो अच्छे से, एक बार चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। जब मैं सॉल्व करूँगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं गलत हूँ कि आप हो, ठीक है। ये सब क्रिएटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग निकालें तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। अभी तक जो पावर कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता था वो एक्चुअल में पावर कैलकुलेशन उसमें नहीं कराते थे। उसमें हम लोग वोल्टेज एंड करंट फाइंड करते थे और मैं आपको बोलता था पावर में निकाल लो, तो आपके लिए बहुत आसान था। ये स्पेशली पावर कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए चीज़ों को, किस तरह से बनाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। के एस संतोष कुमार 41.3, 41.4 आपका कुलकर्णी का भी आ रहा है, शुभम का भी 41.4 आ रहा है, ठीक है। तो शुभम एकता का भी 41 पॉइंट, इधर गई एकता, हाँ 41.5 आ रहा है। तो शुभम का, एकता का, कुलकर्णी का 41 सही है। शीतल और श्रीवाणी एक बार चेक करो, संयम 41.4, सो 41.3 मेरा भी आ रहा है, ओके। 41.3 मेरा भी आ रहा है, मेरा भी 41.3 है। कैसे निकाले हो जरा बताओगे, थोड़ा हेल्प करो। थोड़ा हेल्प करो, फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसमें आपका धागा खोल देंगे, ठीक है। चलिए।
ओके 41.3 इज द करेक्ट। जिसका भी 41.3 या 41.4 आ रहा है वो लोग सही है। एक बार प्रोसीजर बताओ ना कैसे किए हो। ले, प्रोसीजर कोई बता ही नहीं रहा। बहुत ज़्यादा डिले हो गया क्या? अगर ज़्यादा डिले लग रहा है तो पीछे जाओ, एक बार बंद करके ऐप में पीछे जाओ और फिर आगे आ जाओ, ठीक है? फिर से ओपन कर लो, एकदम आ जाएगा सामने, 4-5 सेकंड का डिले हो जाएगा। करेंट, ओके, करेंट निकाल के, ठीक है ठीक है। चलिए 41.3 मेरा भी आ रहा है, तो 41.3 इज द करेक्ट। अब चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है ना? और टाइम दूँ क्या? एस फ्यू क्यू निकाल लिया, आर का वोल्टेज वी सी इज इक्वल टू वहाँ से क्यू सी, फिर क्यू नेट क्यू एल माइनस क्यू सी। शुभम वेरी नाइस। जेड इक्विवेलेंट निकाला, फिर एक्टिव पावर यूज करके आई निकाल लिया, फिर रिएक्टिव पावर यूज करके आंसर। संतोष वेरी नाइस। हाँ ठीक है। तो संतोष आपने जेड निकाला, इक्विवेलेंट जेड कैसे निकाल लिया? इक्विवेलेंट जेड कैसे निकाल लिया बिना एल दिया हुआ? बिना एल दिया हुआ इक्विवेलेंट जेड कैसे निकाल लिया? चलो ठीक है, आपने जो निकाला हो सकता है निकल जाए उससे। एक्टिव, अच्छा एक्टिव पावर आपने यूज़ किया, ठीक है, उससे आपने करंट निकाल लिया, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल लाइक टर्म्स में रखा सर, एल के टर्म्स में, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। क्यू नेट इतना, वी सी इतना, ठीक है, क्यू सी मिला, चलो ठीक है। दिमाग लगाए हो सब कोई, वेरी नाइस, अच्छा है। तो बाकी लोग कोई इसमें नोडल से किया गया? नोडल से गया कि कोई? क्यूसी निकालने के लिए तो वोल्टेज पता होना चाहिए ना यहाँ का, इस जगह का, तो नोडल से तो जाना ही पड़ेगा। हाँ सर, ऑब्वियसली अगर आपको क्यूसी चाहिए तो यहाँ का वोल्टेज तो पता होना चाहिए ना। हम्म, ठीक है, जैसा भी आपने निकाला चलो हम बताते हैं, है ना? हम बताते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। 300 इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर बाई आर, और 300 क्या है? 300 एक्टिव पावर होगा ऑब्वियसली। हाँ दैट इज नाइस, नाइस स्टेप संयम, नाइस स्टेप। तो नोडल से भी बच गए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है ठीक है। तो नोडल से भी बच गए, ये सही था। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ संयम का कहना ठीक है, नोडल से भी बच गए हम लोग। लेकिन एक बात बताओ संयम, नोडल से बच गए, वोल्टेज निकाल के हमने आंसर तो निकाल लिया, वो ठीक है, फास्टेस्ट हो गया, लेकिन वोल्टेज का एंगल बता पाओगे? नोड वोल्टेज जो है, इस जगह का वोल्टेज का एंगल पता कर पाओगे उससे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो स्टेप लिए हो वो ठीक है, उससे हम आंसर तक तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि पावर ट्रायंगल तो पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हमें लगता है जो संयम यूज़ किया है वो यही मेथड यूज़ किया है, पावर ट्रायंगल मेथड, ठीक है। पावर ट्रायंगल मेथड, देखो पावर ट्रायंगल मेथड में क्या हो रहा है, आपको एक चीज हिंट दिए हुआ है यहाँ पे कि इनपुट वोल्टेज जो है, ये जो है डिलीवर कर रहा है, टोटल पावर सप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज सोर्सेज 375 वीए। तो इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर जो है वो आपका 375 वीए है। कितना एंगल पे होगा? तो ऑब्वियसली सर यहाँ देखो 8.8 पावर फैक्टर लैग बोल रहा है, लैग बोल रहा है तो एंगल आपका पॉजिटिव में आएगा। इसका एंगल हमेशा लैगिंग में क्या आता है? प्लस में 36.86। तो इससे आप यहां पे निकाल सकते हो 375 कॉस 36.86 प्लस जे 375 साइन 36.86। आसान हो गया। ये आपका कितना आएगा? 300.8 मल्टीप्लाइड बाई 375, 300 हो गया।
और 375 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 कर दो, 225। तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। मतलब कि ये जो पावर है, वोल्टेज सोर्स एक ही लगा हुआ है, ये पावर जो डिलीवर कर रहा है 300 वाट डिलीवर करेगा। किसको डिलीवर करेगा? वाट जो है वो किसको डिलीवर करता है? ऑब्वियसली यहाँ 2 रेसिस्टर लगा हुआ है तो इसी को डिलीवर करेगा, और तो किसी को नहीं कर सकता। इसको कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये जो 225 मिल रहा है वो आपका QL और QC, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की वजह से मिलेगा, क्योंकि इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। डिपेंड करेगा ओवरऑल पावर ट्रायंगल से कि इक्विवेलेंट 225 है। इसको आप QC नहीं लिख देना और ना ही QL होगा। इन दोनों का फेजर सम हो सकता है, फेजर सम एंटी अपोजिट में है, तो या तो QL माइनस QC होगा या QC माइनस QL होगा। यहां लैग बोल रहा है तो QL माइनस QC होगा। क्यों? क्योंकि लैग में आपका QL बड़ा रहता है। तो QL क्या है? ग्रेटर देन QC, मतलब 225 जो है वो आपका QL माइनस QC के बराबर है। ठीक है, एक्टिव पावर आपको मिल गया कितना? इतना वाट। अब ध्यान से देखिए, जो संयम ने जो प्रोसीजर अप्लाई किया, मान लो यहां का वोल्टेज जो है, नोड वोल्टेज वो V है, तो एक्टिव पावर तो इसी में जाएगा ना, 40 और 20 में। तो ये दोनों पैरेलल में है और यही दोनों रेसिस्टर आपका 300 वाट मिलकर कंज्यूम कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 बाई 40 प्लस 20, 40 गुने 20, 800 बटा 60, कितना हो गया? 40/3। हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है, 40/3। ठीक है ना? तो 40/3 मतलब कि यही जो रेसिस्टर है यही तो आपका एक्टिव पावर ले सकता है। मतलब यहां जो वोल्टेज है, यहां जो वोल्टेज है किसके अक्रॉस है? इसी के अक्रॉस तो है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ V स्क्वायर बाई R इज नथिंग बट 300। ठीक है, तो यहां से आपको V का मैग्नीट्यूड सिर्फ मिल सकता है, एंगल नहीं बता सकते आप कितना है, एंगल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सीधे मैं क्या बोला कि जो पावर निकालते हो उसमें टोटल मोड ले लो, उसका एंगल से मतलब नहीं है। तो यहां जो आपको निकलेगा वो उससे आप एंगल नहीं निकाल सकते हो। तो V स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू 300 करोगे तो यहां से आपको V की वैल्यू जो मिलेगी 300 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट ऑफ आंसर 20√10, 20√10। तो मोड ऑफ V जो आपको मिल गया वो मिल गया 20√10। जो लोग नहीं निकाल पाए हैं, देखो बहुत अच्छा मेथड है, संयम ने जो किया है वो सही किया है। मतलब इस तरह से हम निकाल सकते हैं, हमको एंगल से मतलब ही नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमको V मिल गया 20√10, तो एक्टिव पावर से हम पूरा V निकाल लिए। ठीक है, सोच बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम पावर ट्रायंगल में देखो, ये हमारा P है, ये हमारा क्या है QL, और ये हमारा QC होगा, और QL माइनस QC ही होगा क्योंकि P और नेट पावर आपका QL माइनस QC होगा। क्यों ऊपर क्यों गया? क्योंकि हमारा बोल रहा है अपेरेंट पावर कैसा है, लैग कर रहा है, मतलब इंडक्टिव बिहेवियर ज्यादा हुआ तो QL ग्रेटर देन QC होगा। और यही आपका नेट पावर है। नेट पावर आपको कितना मिला है? 375। एक्टिव पावर आपका 300 है और QL माइनस QC कितना है? 225। ठीक है, तो अब देखो यहां से QC हम निकाल सकते हैं। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी तो आपका V है, तो QC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोड ऑफ V स्क्वायर बाई XC। XC माइनस J40 मत ले लेना, क्योंकि मैं पहले भी बोला आपको कि हमेशा आप पावर जब निकालो तो एंगल का टेंशन मत लो, सीधे मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 20√10 बाई 40 का स्क्वायर। कितना आएगा ये आंसर? 20√10 माइनस J40 नहीं लेना, 100 आ रहा है। ठीक है ना, 100। तो ये आपका मिल गया 100 VAR। तो बता दो QL क्या होगा? अब तो आसान हो गया ना। QL इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, QL माइनस QC इज इक्वल टू 225। तो QL इज इक्वल टू 225 प्लस 100, 325। ठीक है, तो 325 आ गया, मतलब इसके अक्रॉस हमको रिएक्टिव पावर मिल गया, QL इज इक्वल टू 325। ठीक है,
इसके अक्रॉस हमको रिएक्टिव मिल गया 325, ये इसके अक्रॉस। इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे नेट करंट निकालना हमारे लिए आसान है, वोल्टेज निकाल नहीं सकते क्योंकि ये एंगल दिया नहीं है, ये वाला एंगल अभी इस मेथड से नहीं मिला है। तो 75 एट एन एंगल ऑफ 0, 20√10 एट एन एंगल ऑफ क्या नहीं मालूम, तो यहाँ का वोल्टेज नहीं निकाल सकते, लेकिन करंट निकाल सकते हैं किससे, 375 VA है, तो उसके बाद करंट आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 एट एन एंगल ऑफ, ऑब्वियसली बोल रहा है 0.8 पावर फैक्टर लैग माइनस 36.86। कैसे निकला, इससे VI कंजुगेट इज इक्वल टू 375, ये जो है ना, यहां पे VI कंजुगेट लगाओगे और ये V है जो सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो करंट उससे जो मिला 5 एट एन एंगल ऑफ माइनस 36.86, मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। तो QL इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं I² इंटू XL, यहां पे पुट कीजिए, L की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 41.3। ऐसे कितने लोग गए हैं, ऐसे कितने लोग गए हैं, इस मेथड से कितने लोग गए, इस मेथड से कितने लोग गए, सेम अप्रोच, ठीक है, वेरी नाइस अप्रोच, वेरी नाइस अप्रोच, एप्रिशिएट मैं कर रहा हूं। इस अप्रोच में डिमेरिट क्या है, इस अप्रोच का डिमेरिट भी समझ लो। सिर्फ पावर में खेलना था तो नो इशू, हमें एंगल का मतलब नहीं था, वोल्टेज कितना एंगल पे है हमको नहीं मालूम, यहाँ के वोल्टेज का कितना एंगल है नहीं मालूम। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछ देता, अगर इस क्वेश्चन में पूछ देता कि द एंगल बिटवीन VL एंड V विल बी व्हाट, फाइंड द एंगल बिटवीन VL एंड V, VL मान लो इंडक्टर के अक्रॉस है और इसके अक्रॉस V है, तो बताओ कितना एंगल होगा। ऐसा अगर पूछ देता या बोल देता फाइंड द एंगल बिटवीन VL एंड सप्लाई वोल्टेज, तो फिर आपको क्या करना होता, इस जगह का भी एंगल फाइंड करना होता, तो वो अलग क्वेश्चन होता, फिर उस हिसाब से हमको नोड वोल्टेज नोडल लगाना हमारे लिए आसान होता। तो सेकंड मेथड भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सेकंड मेथड इज आल्सो गुड, वेरी नाइस मेथड। अगर आप नोडल से जाते हो तो नोडल से आपको क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। एग्जैक्ट आंसर मतलब कि जो फेजर का मैग्नीट्यूड है और एंगल है दोनों मिलेगा, ठीक है। देखो उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा, वो भी समझ लो। मेथड 2 में अगर आप इसको नोडल से लेके जाते हो तो अप्लाई कीजिए नोड एट V, इस जगह पे हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां देखो करंट तो हमको मालूम है ना, 5 एट एन एंगल ऑफ 0, वो तो फटाक से मैंने निकाल लिया ना इनपुट पावर के हिसाब से, 5 एट एन एंगल ऑफ 0 नहीं, ये आपका माइनस 36.86, क्योंकि लैग कर रहा है ना इसलिए। तो हम लिख सकते हैं -I प्लस V बाई माइनस J40। क्या अब यहां पे हम J नहीं लेंगे क्या, ऑब्वियसली लेंगे, क्योंकि KCL हो, KVL हो या फिर नोडल हो, मैं सोर्स में आप J नहीं छोड़ सकते। मैं सिर्फ बोला J टर्म को आप रिमूव कर देना जब आप पावर निकालो, पावर में जरूरी नहीं है। V बाई J40 प्लस V बाई 40/3 इज इक्वल टू 0। V लीजिए तो दिस इज इक्वल टू J बाई 40 प्लस 3/40 इज इक्वल टू 5 एट एन एंगल ऑफ माइनस 36.86। 3 प्लस J 200 एट एन एंगल ऑफ माइनस 36.86, डिवाइड कर दीजिए 3 प्लस J, ये आपका V मिला। V इज इक्वल टू कितना आएगा, 20√10 तो आएगा ही, उसके साथ एंगल भी आएगा, वो मैं एंगल आपको नोट करा दे रहा हूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल, माइनस 55.29, माइनस 55.29, ठीक है। ओके, वो जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लेके बनाए हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया रहता है तो 50 हर्ट्ज ले सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि देना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो 50 हर्ट्ज लेके बना लो, वो कोई बड़ा चीज नहीं है। तो देखो यहाँ V हमको मिल गया, जैसे ही हमको नोड वोल्टेज मिला तो आप यहां का वोल्टेज बताओ हमको, आप यहां का वोल्टेज बताओ, यहां का वोल्टेज बताओ, VL बताओ। तो नोड वोल्टेज जैसे ही आपको मिला आप VL भी निकाल सकते हो। VL इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज, इसमें आप KVL जब लगाओगे तो नोड वोल्टेज, टोटल सप्लाई वोल्टेज माइनस नोड वोल्टेज, ये लगाना सिखाने की जरूरत है नहीं। तो टोटल सप्लाई वोल्टेज आपका है 75 एट एन एंगल ऑफ 0 माइनस यहां का नोड वोल्टेज कितना है 20√10
एट एन एंगल ऑफ -55.29। क्लियर? इस तरह से हो सकता है। तो यहां पे VL आपको जो मिलेगा, VL विल बी इक्वल टू 64.98 एट एन एंगल ऑफ 53.13। 64.98 एट एन एंगल ऑफ 53.13। ठीक है? हाँ, तो 64.98 एट एन एंगल ऑफ 53.13 सब याद रखिएगा, फेजर में मैं निकाल रहा हूं। एक बार आपको VL मिल गया तो उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ VL आप ले लो और मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू एक्सएल कर लो, क्योंकि मैं बताया ओम्स लॉ में I इंटू एक्सएल करके आप L की वैल्यू निकाल सकते हो, 41.34 जो भी है वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। अब देखो तीसरा इसमें मेथड 2 लिख लो, इतना आंसर आ जाएगा सेम 41.3। अब तीसरा इसमें इंक्लूड करो ड्रॉ फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम में सारा चीज शो करना है अपने को, सारा चीज शो करना है। यहां का IC शो करना है, यहां का IR शो करना है, यहां का मान लो वोल्टेज आप V लिए हो तो V शो करो, ये सप्लाई वोल्टेज शो करो, ये करंट शो करो, ठीक है, ये VL शो करो और फेजर डायग्राम प्लॉट करो। यह सब इससे एक मेथड 3 बना सकते हो, इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकाल के और उसके बाद एंगल से निकाल सकते हैं। tan 36.86 इज इक्वल टू आपका जो भी वहां पे रिएक्टिव वाला इमेजिनरी टर्म वाला आ रहा है, इमेजिनरी टर्म अपॉन रेजिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेथड 3 से भी आप जा सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेथड 3 से भी जा सकते हो। तो अब आपका दिमाग चल रहा है ना, देखो कुछ लोग का बहुत अच्छा दिमाग चल रहा है, बहुत ही अच्छा दिमाग चल रहा है। ये किस तरह से हमको सोचना है, यहाँ पे क्या लगेगा, बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी। मैं 2 मेथड बताया, तीसरा मेथड आपने बताया जेड इक्विवेलेंट से भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको आपका वहां पे एंगल पता है 36.86, तो जेड इक्विवेलेंट का एंगल ही आपका पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा। जो मैं आपको बताया था एक लाइन कि इक्विवेलेंट इंपीडेंस का जो एंगल होगा वही पावर फैक्टर एंगल के बराबर होगा, और उसको अप्लाई करके आप निकाले हो सेम आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग का है ना घोड़ा दौड़ाओ, ठीक है, जरूरी है ये सब चीज कि डिफरेंट, इसीलिए हम लोग लाइव सेशन ले रहे हैं ना, कि लाइव सेशन में आप अपना अप्रोच भी बताओ, फिर हम बताते हैं, फिर उसके बाद कुछ बेस्ट निकलेगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे, वही हम लोग कंक्लूजन ले लेंगे। तो इस तरह से चलता है गेम, ठीक है ना। जेड इक्विवेलेंट से भी आ जाएगा, जेड इक्विवेलेंट से भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपको ये R इंटू 1/j⍵c/r माइनस j/ω_c प्लस j⍵l करके निकालना होगा, उसमें इमेजिनरी टर्म को आप अलग करोगे, तो वो थोड़ा सा है, लेकिन वो भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जेड इक्विवेलेंट निकालने में भी आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि जेड इक्विवेलेंट निकालने में टाइम नहीं लगेगा, वहां भी टाइम लगेगा, लेकिन जो बेस्ट आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है, जेड इक्विवेलेंट निकालने में आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आएगा, और वो जो कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं आपको एरर ज्यादा दे देगा। सबसे बेस्ट अप्रोच जो मुझे लगता है वो संयम जो बताया अभी मेथड 1 जो मैंने बताया था आपको, ये पावर ट्रायंगल मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कहीं भी हमको फेजर वेजर से ज्यादा टेंशन नहीं है, सीधा मैग्नीट्यूड लेके काम कर रहे हैं, फटाफट हमारा आंसर आ रहा है। तो वो अच्छा मेथड है ना, जहां पे हमारा एंगल का झंझट नहीं रहे। हाँ ठीक है, तो वो आप कंक्लूड कर सकते हो कौन सा मेथड जाना है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसमें भी आप डिफरेंट सोचना, सोच के बेस्ट जो होगा वो निकालना। तो फेजर डायग्राम इसका प्लॉट करो। फेजर डायग्राम मैं क्यों प्लॉट करा रहा हूं, क्योंकि हर एक सर्किट का फेजर डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। फेजर डायग्राम सीख लिए तो फिर क्या है, सीरीज RLC सर्किट, पैरेलल RLC सर्किट। मैंने मेथड 1 से किया, बट रेसिस्टेंस का वैल्यू 90 ले लिया, 40 वाला। हाँ, ये सब जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ है, ये सब एग्जाम में भी होता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक को लिख लो अपने नोट्स में, कि ऐसा थोड़ा पढ़ लो सही से, कितना है 40/3 है कि 90 है, 20 है, कितना दिया है वो पढ़ लो। कोई 40 और 20 पैरेलल में रहता है ना, तो हर बारी में 40 20 60 करके बना देते हैं, मालूम, ऐसे भी करते हैं क्योंकि। और ये जो घबराना है ना, घबराना जो हम एग्जाम में घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको निगेटिव मार्किंग देता है। और निगेटिव मतलब कि खत्म, आपका गेम ओवर है। फिर आप दुनिया को कितना भी बताते रहो हमें, हम बहुत टैलेंटेड है, हमको नेटवर्क बहुत अच्छे से आता है, कोई नहीं सुनेगा। एट द एंड मार्क्स मैटर्स। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप मार्क्स ला पाए तो आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हो, मार्क्स नहीं ला रहे हो मतलब कि आपको कोई नहीं पूछेगा। फिर अब या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओ,
ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब है कुछ ऐसा इन्वेंट कर दो कि बस दुनिया ही जानने लगी, इंडिया क्या पूरा दुनिया ही जानने लगी। अदरवाइज जो नॉर्मल स्टेप चल रहा है, जो प्रोसीजर चल रहा है एजुकेशन सिस्टम का, उसको फॉलो करो। ठीक है, चलिए तो फेजर डायग्राम प्लॉट कर लिए ना आप लोग। ठीक है, तो ये यही सब क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा टफ नहीं देगा, सवाल ही नहीं कि इससे ज्यादा टफ घुमाए वो। तो फेजर डायग्राम में एक बार मिला लेना आप लोग। ठीक है, फटाफट मैं कर देता हूं। यहां देखो, यहां हमारा 0 डिग्री पे सप्लाई वोल्टेज है, तो हम इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, इसी को रेफरेंस मान लिए VS। जब हम VS को रेफरेंस माने तो करंट यहाँ का कहाँ जाएगा, तो सर बताया कि लैग कर रहा है 0.8 से, मतलब करंट यहाँ पे आ गया, दिस इज I, और ये एंगल कितना होगा 36.86। अब इसको माइनस लिख देंगे। ठीक है, और फिर हमें प्रूफ करेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। समझो चीजों को। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो माइनस इसलिए मैं नहीं लिखता हूं कि मुझे ऐड करना होता है हर एक एंगल को, तो क्यों फालतू का माइनस लिखो। माइनस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, की रेफरेंस से अगर हम माइनस जा रहे हैं मतलब कि उस इंक्लूड हो गया। रेफरेंस से अगर हम इधर क्लॉकवाइज रोटेट किया मतलब ये माइनस ही है, मतलब लैग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ का नोड वोल्टेज कितना मिला था, यहाँ का नोड वोल्टेज आपको जो मिला था V इज इक्वल टू, वो मिला था -55.29 पे, -55.29, ये आपका नोड वोल्टेज है। थोड़ा सा उल्टा हो गया और थोड़ा आई उधर शिफ्ट होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एंगल है ये 55.29। ठीक है, अब जिधर V होगा उधर ही तो आपका IR जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि रेसिस्टिव एलिमेंट में तो कोई भी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कुछ नहीं होता है। ये हमारा IR हो गया। IC किधर जाएगा, तो सर जो वोल्टेज है, नोड वोल्टेज है, उससे IC लीड करेगा 90 डिग्री से। तो ये 55.29 है, तो इधर कुछ IC आएगा। ठीक है, ये IC कितना पे होगा, तो 90 माइनस 55.29 कर दीजिए, 34.71 पे। तो ये जो एंगल है वो 34.71। अब ये जो आपका IR है और IC है, इन दोनों का फेजर एडिशन आपको नेट करंट मिलेगा I, जो कि 36.86 पे है। अब ध्यान से देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस ध्यान से देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस ध्यान से देखो, करंट IC लीड कर रहा है, जो वोल्टेज है V से IC लीड कर रहा है कितना से, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कैपेसिटर, इसको लिखो, क्या कर रहा है यहां पे, प्लस से माइनस करंट इंटर किया, एब्जॉर्ब। कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो करंट लीडिंग है, तो लीडिंग रिएक्टिव पावर कितना है, QC की वैल्यू कितना निकाले थे, कितना निकाले थे QC की वैल्यू, 225, 100 था शायद, 100 था। ठीक है, उसी हिसाब से देखो, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट आपका I है, तो करंट I कहां है, यहां पे, तो वोल्टेज कहां चला जाएगा, वोल्टेज 36.86, 53 पॉइंट, ये आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्योंकि करंट जो इंडक्टर में जा रहा है उससे वोल्टेज आपका लीड करेगा करंट से बाय 90 डिग्री, या बोल सकते हो करंट जो है इंडक्टर के अक्रॉस वो वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो करंट आपका लैग कर रहा है, करंट से ही हम लिखते हैं, तो करंट लैगिंग बिहेवियर है, तो इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर कितना, कितना 325, QL माइनस QC इज इक्वल टू कितना था, 325 था कि 225 था, कितना आया था बताओ, QL की वैल्यू कितनी थी, 225 प्लस 100, 325, मिला लेना। ठीक है, अब ये दो निकल गया तो इसका अल्टरनेट तो निकाल सकते हैं ना, कैपेसिटर डिलीवर लैगिंग रिएक्टिव पावर कितना 100, इंडक्टर डिलीवर लीडिंग रिएक्टिव पावर कितना 325। तो लैगिंग लीडिंग में ही प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस आ गया, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर देना वहां -100 कर दिए फट से, लैगिंग कर दिए और डिलीवर कर दिए तो वो ऑलरेडी प्लस में रहेगा। क्लियर। अगर ऐसा बोलता कैपेसिटर, चलो ले लो
चलो एक और कर ही देते हैं केस। फाइंड द लीडिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय कैपेसिटर। लीडिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय कैपेसिटर -100। कितने लोग सहमत है इससे? बिल्कुल। फाइंड द लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय इंडक्टर। लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय इंडक्टर। चलो सारा प्रोसीजर करा ही दिया। लैगिंग क्यू -325 समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरा, लीडिंग रिएक्टिव पावर बताओ। लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर। अब कंफ्यूज हो गए। सेम आएगा, वही तो कह रहा हूं। यहां पे सीधे वो लगाओ ना जो डीसी में पढ़े हो, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, इसको प्लस आना चाहिए। इसको प्लस आना चाहिए, ठीक है। इसको प्लस आना चाहिए, सहमत हो? ये प्लस आएगा, सहमत हो या नहीं? नहीं है? नहीं है, सब लोग नहीं है। अच्छा, चलो चलो ठीक है, सहमत नहीं हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भूल जाओ सब चीज भूल जाओ। सहमत नहीं हो ना, ठीक है। देखो, मैंने आपको जो नोट लिखाया था, नोट पलटो, ठीक है। नोट में मैं कैपेसिटर का अलग लिखाया था, इंडक्टर का अलग लिखाया था, ठीक है, यही किया था ना। अब देखो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, इंडक्टर केस को समझो। इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर इक्वल टू कुछ है, इसी को बोलते हैं ना। और इंडक्टर डिलीवर लीडिंग रिएक्टिव पावर। जो सहमत नहीं है अब सहमत हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ लिखवाया था, यही दो केस लिया था ना, यही दो केस लिया था ना। जो नोट्स देखो, नोट्स पलटो। इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर, या का मतलब क्या होता है? और इंडक्टर एब्जॉर्ब को अगर डिलीवर में कन्वर्ट करोगे तो लीडिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा, ये दोनों का आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। अभी बताऊंगा,
ये दोनों का आंसर सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो एब्जॉर्ब को डिलीवर कर देने पे आपका प्लस माइनस में हो जाता है, मानते हो इस बात को? एब्जॉर्ब को डिलीवर करने में प्लस से माइनस हो जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं किसमें? नेटवर्क के डीसी सर्किट में, कि अगर कोई एब्जॉर्ब 100 वाट करता है तो डिलीवर माइनस 100 वाट करेगा। इसमें हम सहमत हैं सर, आपके साथ बिल्कुल है। लेकिन यहां लैगिंग और लीडिंग भी तो चेंज हो रहा है। तो एब्जॉर्ब से डिलीवर होने में प्लस से माइनस हुआ, लैगिंग से लीडिंग होने में माइनस से प्लस हो जाएगा। तो बात आंसर सेम हुआ, बात आंसर सेम हुआ, ठीक है, आंसर सेम होगा। तो ये कितना होगा? ये भी आपका प्लस 100 और ये भी 100, यूनिट देख लेना। तो यहां पे एक और स्टेप आ गया, जो हम लोग डीसी में पढ़ते हैं उसमें ये लैगिंग लीडिंग नहीं रहता है। तो कोई पावर एब्जॉर्ब कर रहा है 100 वाट, तो आप पावर डिलीवर -100 लिख देते हो। लेकिन यहां देखो हम लैगिंग को लीडिंग भी तो चेंज कर दिए। तो या तो आप इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर लिख दो, या है और है इंडक्टर डिलीवर लीडिंग रिएक्टिव पावर। दोनों का आंसर सेम आएगा। क्या C325 है? हाँ जो भी हो, मतलब 100 नहीं है, 325 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। दोनों प्लस में होगा, दोनों प्लस में होगा, समझे? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। अगर हम एब्जॉर्ब को डिलीवर कर रहे हैं और लैगिंग को लीडिंग नहीं कर रहे हैं, लैगिंग ही रख रहे हैं, तब क्या आएगा आंसर? तब क्या आएगा आंसर? तब माइनस आएगा, समझे? लैगिंग को लीडिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, एब्जॉर्ब को सिर्फ डिलीवर कर रहे हैं, तब आपका प्लस से माइनस आएगा। यस यस, नाउ यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, देखो इंडक्टर, एक और केस, इंडक्टर एब्जॉर्ब को मैंने डिलीवर कर दिया और लिख दिया लैगिंग, लैगिंग ही ले लिया रिएक्टिव पावर, तो बताओ क्या आ जाएगा? -325। सारे केस को लिख लेना समझने के लिए। और इसको अगर करो, इंडक्टर डिलीवर को एब्जॉर्ब कर दो और लीडिंग को लीडिंग ही रहने दो। कोई एक ही चेंज करो तो माइनस चेंज हो, तो साइन चेंज होगा। कोई एक चेंज करोगे तो ये भी सही है, ये भी सही है। आज तो तुम्हारा मतलब धागा खुल गया, ठीक है। चलो और खोलता हूं इसको। अब देखो इससे हम एक और बनाते हैं, इससे हम एक और बनाते हैं। इंडक्टर एब्जॉर्ब को एब्जॉर्ब ही रहने दो, लैगिंग को क्या कर दो? लीडिंग। कोई एक ही चेंज करो, ठीक है। लीडिंग रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा? -25। और इसमें आ जाओ, इंडक्टर डिलीवर को डिलीवर ही रहने दो, लीडिंग को क्या कर दो? लैगिंग कर दो। ये भी आपका माइनस होगा। तो साइन चेंज कब हो रहा है? इस चीज को समझिए। साइन चेंज कब हो रहा है? साइन चेंज तब हो रहा है जब हम एब्जॉर्ब को डिलीवर सिर्फ करते हैं, सिर्फ ओनली, एब्जॉर्ब इज कन्वर्टेड टू डिलीवर ओनली, ओनली, या फिर डिलीवर को एब्जॉर्ब करते हैं तब भी। डिलीवर, एब्जॉर्ब से डिलीवर ले गए, बाकी चीज सेम है तो साइन चेंज हो रहा है। डिलीवर से एब्जॉर्ब ले गए, बाकी चीज सेम है तो साइन चेंज हो रहा है। दूसरा साइन चेंज कब हो सकता है? एब्जॉर्ब डिलीवर वैसे ही है जैसे है वैसे रहने दो, लैगिंग को लीडिंग कर दो या लीडिंग को लैगिंग कर दो, सिर्फ एब्जॉर्ब डिलीवर जो है वो सेम रहेगा। तो लैगिंग को लीडिंग कर दिए, लीडिंग को लैगिंग कर दिए, तब भी साइन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहां डिलीवर कर दिए, यहां लीडिंग कर दिए, समझ रहे हो? यहां डिलीवर कर दिए और यहां लीडिंग, मतलब 2 बार चेंज कर दिए, तो उस केस में आपका आंसर सेम आएगा। ओके, तो हम लोग कहाँ छोड़े थे? अभी मॉर्निंग में जो सेशन लिया था उस टाइम इंटरनेट स्टक होने की वजह से हम लोग उसको रोक दिए और अभी मैं सेशन स्टार्ट किया था। हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट बताया था। लगभग 1 घंटे का ये क्वेश्चन है जिसमें मैं यहाँ तक आया था कि इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर कितना, तो 325। इसी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब को अगर डिलीवर करते हो और लैगिंग को लीडिंग कर देते हो, दैट मीन्स कि दोनों चेंज कर देते हो तो पॉजिटिव ही रहेगा। और किसी एक को चेंज करते हो, एब्जॉर्ब को डिलीवर कर दो या फिर लैगिंग को लीडिंग कर दो, बाकी दोनों, इन दोनों को सेम रखो, इन दोनों को सेम रखो, मतलब किसी एक को अगर आप चेंज करते हो तो माइनस आएगा। ये मेरा पॉइंट था। तो उसको निकालते निकालते ये दोनों और ये दोनों सेम ही हो गया। नो प्रॉब्लम, दोनों सेम है, गलत नहीं है, ठीक है। तो 2 बार लिखना का मतलब ये नहीं होता कि गलत हो गया,
दोनों रिपीट कर गया, क्योंकि जो मैं समझाना आपको चाह रहा था वो समझना मेन था। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट केस बना सकते हो। हालांकि डिटेल में ऐसा नेटवर्क में क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें आपको लैगिंग रिएक्टिव पावर और लीडिंग रिएक्टिव पावर अलग अलग से लिख के दे। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी क्वेश्चन आएगा सीधे बोलता है कि पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर, तो आप समझ जाना एब्जॉर्ब है, दैट मीन्स कि लैगिंग रिएक्टिव पावर ही एब्जॉर्ब करेगा। और कहीं पे भी लैगिंग लीडिंग नहीं लिख रहा है, दैट मीन्स कि वो लैगिंग रिएक्टिव पावर की ही बात हो रही है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही चलता है अगर कहीं नहीं लिखा है तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज निकाले थे, और उसके बाद ये कंक्लूजन कुछ निकाले थे कि इस तरह से हमारा ये चीज होगा। तो ये था जीओसी 17। मॉर्निंग में बस हम जीओसी 17 ही कर पाए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई अगर डाउट है तो प्लीज क्लियर करो, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। यस, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है ना। अब और एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से आप पावर कैलकुलेशन कर सकते हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कैसा क्वेश्चन है। 4 and 5। यस, दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं इसको ओमिट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, मैं इसमें ओमिट करने के लिए लेकर आता हूं। ओके, चलिए जीओसी 18 देखते हैं। हाँ, कितना आवर का सेशन होगा हम लोग कंप्लीट करके ही जाएंगे, ताकि नेक्स्ट डे हमारा कंप्लीट हो जाए नेटवर्क एसी सर्किट। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। तो नेक्स्ट डे हमारा समझिए तो 3 फेज सर्किट और मैग्नेटिकली कपल सर्किट हम लोग दोनों कंप्लीट कर देंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि पावर कैलकुलेशन आपका पूरा अच्छे से ऐसा करा दे कि आपको कभी भी लाइफ में पावर कैलकुलेशन और पावर ट्रायंगल, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, इसमें कभी भी डाउट ना आए। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ नंबर 5, वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से ही है। चलो इसको देखते हैं। कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो, जीओसी 18 लिख लो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एल
for which source deliver maximum power to load। आई थिंक इस टाइप का प्रॉब्लम आप नहीं किए होगे डीसी सर्किट में, कि किस टाइप से हम लोग अगर एसी सर्किट में जेडएल इम्पीडेंस की बात हो जाए तो उसमें हम किस तरह से निकालते हैं, फिर इसमें हम पावर मैक्सिमम भी निकालेंगे, टेंशन ना लो। तो पहले मैं जेडएल की बात करूंगा, उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन हम लेंगे जिससे पावर मैक्सिमम की भी बात हो जाएगी, उसके लिए आप चिंता ना करो। ठीक है, निकालिए इसको। प्लेबैक फेल्ड नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, चल रहा है, सही चल रहा है। वीडियो कैसे नहीं दिख रहा है? फिर से नहीं, नहीं प्लेबैक कैसे फेल हो गया, चल तो रहा है।